हेलो एवरीवन। अब तक हमने देखा कि यीजू और दोगुक की फैमिलीज मिलते हैं इनकी शादी की बात को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ भी यीजू की मॉम उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो कहती है कि यीजू अडॉप्टेड है, हालांकि वो आर्ट्स से ग्रेजुएटेड है, पर कोई बिजनेस नहीं करती, कोई जॉब नहीं करती और ना ही उसे कोई घर का काम आता है। ये सुनकर दोगुक की मॉम कहती है कि वो अडॉप्टेड है, इसमें यीजू की कोई गलती नहीं। और दोगुक कहता है कि यीजू एक बहुत अच्छी इंसान है और उसके बारे में आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। यीजू स्माइल करती है और कहती है कि वो एक गिफ्ट लाई है और अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाती है। ये फेमस पेंटर की पेंटिंग की कॉपी थी। अब यीजू उसकी मॉम की पोल खोलते हुए कहती है कि मेरी मॉम भी एक चैरिटी वर्क करती है। वो फेमस पेंटर्स की कॉपी पेंटिंग को पब्लिक के सामने रखती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो म्यूज़ियम में जाना अफोर्ड नहीं कर पाते। यीजू ये बोलती तो है, पर सच्चाई तो दोनों को ही पता है कि वो फेक पेंटिंग्स को असली बोलकर बेच देती है। और इस वाली के साथ भी ऐसा ही किया था उसने, पर यीजू किसी तरह से इसे वापस लेकर आ गई थी और इससे यीजू की मॉम को बहुत नुकसान हुआ था। मम्मी जी इस बात से हर बार की तरह फिर से बौखला गई थी। फैमिली इंट्रोडक्शन समाप्त होता है और दोगुक की फैमिली को ऑलरेडी यीजू बहुत पसंद आने लगी थी और यीजू की मॉम से नफरत होने लगी थी। लेकिन दोगुक का भाई थोड़ा सा नाखुश था। यहाँ यीजू अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है कि क्या दोगुक कभी तेजा ग्रुप को ज्वाइन करेगा। वो ये इसलिए पूछ रही थी क्योंकि दोगुक की मॉम ने उसे फैमिली इंट्रोडक्शन के लिए हाँ बोला था और साथ में ये शर्त भी रखी थी कि यीजू अगर दोगुक को 6 महीने में तेजा ग्रुप में वापस ला पाई तभी वो शादी के लिए खुश होगी। यीजू की फ्रेंड बताती है कि ये थोड़ा मुश्किल है। दोगुक की ग्रैंडमा पहले दोगुक को ही ये कंपनी देना चाहती थी, पर उसने खुद की कंपनी स्टार्ट की और तेजा ग्रुप अभी जंगुक के पास है और जब तक उसके पास है दोगुक तो कभी वहाँ आएगा नहीं। शाम को यीजू दोगुक के घर जहाँ पे वो अकेला रहता था वहाँ शिफ्ट होने के लिए पैकिंग करती है और घर से निकलती है, जहाँ पर उसे सेयुक मिल जाता है और उसे लिफ्ट देने की जिद करता है। यीजू मना बोलती है पर सेयुक नहीं मानता। दोगुक का घर आ जाता है और सेयुक कहता है कि तुम अनजाने के जैसे क्यों बिहेव कर रही हो मेरे साथ। दोगुक तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम उसे छोड़ दो। यीजू एक नहीं सुनती तो सेयुक कहता है कि वो बहुत स्कैरी है, उसने अपने भाई को भी मारने की कोशिश की थी। उसने जंगुक को बोर्ड से धक्का देकर मारने की कोशिश की थी बचपन में और इसलिए तो वो वापस अपने घर नहीं जाता और तेजा ग्रुप को ज्वाइन नहीं करता। वो अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम मेरे पास लौट आओ। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है। यीजू ये बात सुनकर बहुत शॉक हो जाती है, पर सेयुक को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। सेयुक को हक करते हुए यूरा उसका फोटो क्लिक कर लेती है। दूसरी ओर जंगुक दोगुक से पंगा ले लेता है। वो तेजा ग्रुप के कंस्ट्रक्शन की डील दोगुक की कंपनी से तोड़ने को कहता है। कारण है दोगुक की शादी, क्योंकि यीजू के पापा की कंपनी की रेपुटेशन फिलहाल खराब है, पर दोगुक भी अपना दिमाग लगाता है। वो जंगुक के कंस्ट्रक्शन डिजाइन में कमी निकालता है, जो जंगुक को ऑब्वियसली पहले से ही पता थी, पर पैसे बचाने के चक्कर में वो इसे हाईलाइट नहीं कर रहा था। पर दोगुक ने सबके सामने इसे रख दिया और सबका विश्वास जीत लिया और इस तरह से उसने अपनी कंपनी की डील टूटने से बचा लिया। यहाँ एक और कनेक्शन हमें देखने को मिलता है और वो है यीजू के दादा और दोगुक की ग्रैंडमा के बीच। जी हाँ, ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। कोई लव शव का चक्कर नहीं था, बल्कि दुश्मनी का चक्कर था, क्योंकि दद्दू ग्रैंडमा के पैसे लेकर फरार हो चुके थे। वो आज लाइफ टाइम के पैसे इंटरेस्ट के साथ लौटाते हुए कहते हैं कि उसकी आपसी दुश्मनी को वो यीजू पर ना निकाले। यीजू ने पूरी लाइफ में एक ही चीज़ उनसे मांगी है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ समय बाद जब यीजू ग्रैंडपा से मिलने हॉस्पिटल जाती है तब देखती है कि मैनेजर किम उस पर नज़र रखे हुए है और वो ये यीजू की मॉम के कहने पर नहीं कर रहा था। यीजू समझ जाती है कि ये अपनी टीम को आसानी से पलट सकता है, हालांकि इसका कारण तो अभी भी यीजू को कुछ पता नहीं है। यीजू कहती है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ और मेरी माँ को छोड़ दो, बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी। वो कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और जहाँ तक टिम की बात है वो मैं सोच के बताऊंगा। यीजू घर जाती है जहाँ पे दोगुक भी आता है उससे मिलने। वो हमेशा की तरह कुछ खाने को देता है और खुद पहले टेस्ट करता है। यीजू के मन में सेयुक की कही हुई अभी तक वही बात चल रही थी कि दोगुक ने किसी को मारने की कोशिश की। दोगुक कहता है कि आज तुम कुछ अलग लग रही हो। यीजू कहती है कि यहाँ मुझे प्यार का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, आखिर ये हमारी फेक वेडिंग जो है। दोगुक कहता है कि अगर ये हमारी असली वेडिंग होती तो। यीजू कहती है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। दोगुक कहता है कि कितना टाइम बचा है तुम्हारे पास। ऐसा लग रहा था मानो दोगुक को सब पता है।
यीजू अपनी रिस्ट पर देखती है और कहती है कि 1 साल। दोगुक डिनर करके वहाँ से निकल जाता है। तभी यीजू को जंगुक का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि वो दोगुक को इस बारे में ना बताए। यूरा को हम कैसे भूल सकते हैं। वो दोगुक के पास जाकर अपना लिया हुआ फोटो दिखाती है और कहती है, देखो ये जो कितनी गंदी है, तुम्हारे पीछे लड़कों से मिल रही है। दोगुक को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आखिर उसे पता है कि डर्टी माइंडेड कौन है। उल्टा वो यूरा को 4 बातें सुना देता है और कहता है कि ये घिसी पिटी गेम्स ना मेरे साथ मत खेलो। यूरा फिर से बौखला जाती है और स्लीपिंग पिल्स खा लेती है। उसकी मॉम उसे हॉस्पिटल ले जाती है और कहती है कि तुम सबसे अच्छी हो, ये जो बहुत बुरी है, वगैरह वगैरह। यूरा उसकी मॉम पर भी चढ़ जाती है और कहती है कि आप सिर्फ बातें बनाते हो और कुछ तो काम होता नहीं आपसे। अब जो भी करना है वो मैं करूंगी। ये जो जंगुक की बताई हुई जगह पर जाती है। तभी जंगुक दोगुक को कॉल कर देता है और कहता है कि तुम जिस लड़की के लिए इतना फाइट कर रहे हो, मैं भी तो देखूं आखिर उसमें है क्या, और जब मैं तुम्हारी सच्चाई उसे बताऊंगा तब वो कैसे रिएक्ट करेगी। वैसे सुंदर तो वो दूर से बहुत लग रही है और रोते हुए तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगेगी। दोगुक भागकर यीजू को ढूंढने में लग जाता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो पानी देखकर बहुत एंग्शियस हो जाता है और घबरा जाता है। वो ब्रिज को पार करके यीजू तक नहीं पहुंच पाता। यीजू उसके पास आती है, तब तक वो बेहोश हो जाता है और इसे ऐसे देखकर जंगुक बड़ा खुश होता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और कमेंट में बताना कि ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है।